सबको नमस्कार, जय श्री राम। एक नए लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर अजय कुमार शर्मा, प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का टॉपिक बड़ा कॉमन सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन सेंस में, इस मतलब में कि पृथ्वी के ऊपर जो मैदान, पर्वत, पठार और महासागरीय खड्ड, द्रोणियां, खड्डे, ट्रेंचेस जो हैं, उनका हमारे जीवन में और पृथ्वी पर क्या रोल है, क्या भूमिका है। क्या उसके बिना भूगोल जैसा विषय, समृद्ध विषय, रिच सब्जेक्ट बन सकता था? शायद नहीं। इसलिए गॉटमैन नामक विद्वान ने कहा है, मैंने यहां इसकी कोटेशन लिख रखी है, आपको पढ़ के बताता हूं मैं। इट इज अ अर्थ if the earth were uniform, well polished like a billiard ball. अगर हमारी अर्थ एक वेल पॉलिश्ड, अच्छी तरह से पॉलिश की हुई बिलियर्ड बॉल की तरह हो, तो there probably would not be any such science as geography. तो भूगोल जैसा समृद्ध विषय या विज्ञान नहीं होता। बहुत बड़ी बात बोली। अगर ये पर्वत, पठार, मैदान, पठार, द्रोणियां नहीं होती, तो भूगोल जैसा समृद्ध विषय हम लोगों के सामने, समृद्ध विज्ञान जिसका कैनवास बहुत बड़ा है, अथाह, जिसमें समस्त ब्रह्मांड छुपा हुआ है, वो नहीं होता। तो हम दो प्रकार के मेजरमेंट्स देखते हैं। एक डटम लाइन से, डटम लाइन मतलब एवरेज हाइट, जो लो टाइड और हाई टाइड, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का एवरेज जो होता है, वो डटन प्लेन या डटन लाइन के नाम से जाना जाता है। वहां से जब हम ऊपर से ऊपर की ओर अब चलते हैं, तो मैदानों, पठारों, पर्वतों का अध्ययन करते हैं, उनकी ऊंचाइयों का मेजरमेंट करते हैं। और जब डटन प्लेन से नीचे की ओर चलते हैं, तो महासागरीय गर्तों पर, वहां के मैदानों पर, वहां की ट्रेंचेस को, वहां के सभी प्रकार के जो गर्त हैं और उससे संबंधित महासागरीय या सागरीय जितनी प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, उन सब का अध्ययन करते हैं। मतलब एक ऊपर की ओर की ऊंचाइयों को ज्ञात करना और एक नीचे के जो गहराई है उनको ज्ञात करना। अब इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यहां मैंने लिखा है बैथीमेट्री। बैथीमेट्री मतलब गांभीर्य मापन। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ द अंडर वाटर डेप्थ ऑफ द ओशन फ्लोर्स एंड लेक फ्लोर्स ऑल्सो, एनी टाइप ऑफ ओशन फ्लोर्स, सी फ्लोर्स, वाटर बॉडीज, जिनका हम गहराई में अध्ययन करते हैं, गहराई में मापन करते हैं, गहराई में मेजरमेंट लेते हैं, वो बैथीमेट्री के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसका अपोजिट है, वो है हिप्सोमेट्री या उच्चामिति। इसको हिंदी में उच्चामिति बोलते हैं। ये क्या है? द स्टडी ऑफ द लैंड एलिवेशन। जो प्लेन है, जिसे मीन सी लेवल भी बोल सकते हैं आप, औसत समुद्र तल, और जिसे हम डटन लाइन या डटन प्लेन भी बोलते हैं, वहां से ऊपर जाने पर जिन ऊंचाइयों का हम मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं, वो हिप्सोमेट्री या उच्चामिति के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर हमारी पृथ्वी पर आप जानते हैं कि ये सब प्राइमरी लैंडफॉर्म्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें रिलीफ या उच्चावच भी कहा जाता है, टैरेन भी कहा जाता है, और कभी कभी कुछ पुस्तकों में रिलीफ टोपोग्राफी के नाम से भी लिखा गया है। सब सही है, तीनों अपनी जगह सही है। अब यहां पर मैंने एक डायग्राम में इस चीज को समझाने का प्रयास किया है। यहां आप देखिए सी लेवल या डटन प्लेन है। ये डटन प्लेन धीरे धीरे ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है यहां से, इस सी लेवल से, यानी कि हिप्सोमेट्री या उच्चावच या उच्चामिति ऊपर की ओर बढ़ रही है ना। अब यहां पे आप पहला पार्ट देखिए, ये सी लेवल से निकलता हुआ, यहां पर एवरेज सी लेवल या डटन प्लेन से, ये है मॉन्ड के रूप में प्लेन या मैदान।
सबसे विस्तृत क्षेत्र मैदान का है पृथ्वी, जहां पर लगभग 80% तक जनसंख्या निवास करती है। अब ये मैदान क्या है? एक तो इरोजनल प्लेन्स है, अपरदन से बने हुए मैदान है, और दूसरे निक्षेपण या डिपोजिशन से बने हुए मैदान है। और दोनों प्रकार के मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। और आप जानते हैं कि सभ्यताओं का विकास का जो प्रारंभ है वो इन्हीं नदी घाटी के मैदानों पर, नदियों के किनारों पर रखा गया, क्योंकि पानी हर जीव के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी पर जो जीवन है वो जलमूलक है, वाटर बेस्ड है। बिन पानी सब सून कहा भी जाता है कि सब कुछ मिल जाए और पानी नहीं है तो सब सून है, बेकार है। तो यहां पर भी यही है। मैदानों में जो समतल धरातल प्राप्त हुआ है या समान धरातल प्राप्त हुआ है, मिट्टियां प्राप्त हुई हैं, और मिट्टियों में जो पानी, नदियों का जो पानी मिला है उन क्षेत्रों में, उनसे खेती प्रारंभ हुई। और खेती प्रारंभ होने से मनुष्य एक जगह बसकर रहने लगा, उसे स्थायित्व प्राप्त हुआ, वो एक जगह रुक गया। उससे पहले क्या था? वो घूमता रहता, जहां जहां जिस जिस प्रकार की सुविधाएं या शिकार मिले वो वहां की ओर चला गया, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस प्रकार से बढ़ता वो पूरे के पूरे वर्ष पर्यंत घूमता रहता था। लेकिन ध्यान रखता था जलवायु का, कि जलवायु जहां आदर्श है वहां पर स्थापित होना है, वहां पर रुकना है, वहां पर कुछ समय के लिए बसेरा बनाना है। और जैसे ही जलवायु हाश होने लगती है, या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगते थे या बहुत ज्यादा घटने लगते थे, तो वो उस क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र में चले जाता था जहां पर आदर्श जलवायु स्थापित हो या स्थित हो। तो ये पहला जो क्षेत्र है मैदान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखिए, ये मैदान की जो ऊंचाई बता रखी है मैंने, और ज्योग्राफिकल जो हमारे कुछ इंडिकेटर्स हैं, मेजरमेंट्स हैं, उसमें 150 मीटर तक की जो ऊंचाई होती है वो मैदानों की है, 150 मीटर तक की। और फिर इसी मीन सी लेवल से अगर 600 मीटर तक की ऊंचाई है और ऊपर का पोर्शन फ्लैट है, टेबल की तरफ फ्लैट है, उसको टेबुला या प्लेटो कहा जाता है, पठार कहा जाता है। टेबुला एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है टेबल जैसा फ्लैट, यानी कि उस पर रेंजेस, उस पर पीक्स नहीं है, उस पर श्रेणियां नहीं, बल्कि वो बिल्कुल फ्लैट है। बिल्कुल से मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आरी की तरह से काट दिया और फ्लैट हो गया, लेकिन उसको जो दूर से देखने पे लगता है कि इस पे पीक्स नहीं है, इस पे चोटियां नहीं है, ये सिर्फ समतल सा, लगभग समतल सा दिखने वाला क्षेत्र है जो टेबल की फॉर्मेशन है। और उसके जो दोनों चारों तरफ जो पार्श्वती किनारे होते हैं वो लगभग खड़े होते हैं, स्पर की तरह या क्लिफ की तरह 90 या 90 डिग्री के आसपास की जो कोण होता है उसको बनाए हुए होते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मनुष्य के लिए ये पठारी भाग इंपॉर्टेंट कैसे हैं? ये सबसे प्राचीन भाग हैं। जब पृथ्वी बनी थी उसके साथ इनका निर्माण हुआ था, लावा के विस्फोटन के, लावा के जमने के कारण से। बाद में ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे तो नए क्षेत्र भी बनते गए, लेकिन ये क्षेत्र धात्विक और आध्यात्मिक धातुओं के भंडार हैं। ये भंडार हैं, मतलब स्टोरेज हैं, यहां से हमें धात्विक और आध्यात्मिक खनिज प्राप्त हो रहे हैं और मनुष्य की आर्थिक जीविका चल रही है। सामाजिक जीवन एक प्रकार से आगे बढ़ रहा है। मनुष्य का जो सामाजिक स्तर है उसको बनाए रखने में पठारों का बहुत बड़ा रोल होता है। इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है, एवरेज ऊंचाई, वो 600 मीटर तक की बताई गई है। लेकिन कुछ अपवाद भी मिलते हैं। आप कहेंगे साहब जो तिब्बतन पठार है वो तो 5 किलोमीटर तक ऊंचा है, तो वहां पर अपवाद कैसे आया? हमारा तिब्बतन प्लेटो इतनी अधिक ऊंचाई कैसे प्राप्त कर गया? उसका एक बहुत बड़ा जियोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल रीजन है। जब इंडियन प्लेट साउथ से होती हुई तिब्बतन प्लेट के नीचे आके धसी, तो इस तिब्बत के पठार को उसने अपने धसाव और धक्के के कारण से ऊपर उठा दिया। इसलिए तिब्बत का पठार दूसरे पठारों की अपेक्षा सबसे ऊंचा है, उसकी ऊंचाई सबसे अधिक है। उसका कारण मैंने आपको बताया। ये
यहां से निकलने वाली कई पर्वतों की श्रेणियां हैं और ये ग्लेशियर से भरे हुए हैं, हिम से ढके हुए हैं कई क्षेत्र, और यहां से चारों भागों में नदियों का प्रवाह हो रहा है। तो मैदानी भागों में नदियों को पहुंचाने का काम ये ग्लेशियर से हो रहा है। प्रकृति ने हमको बहुत अच्छी व्यवस्था दी है, इतनी अच्छी व्यवस्था दी है कि हमने उसको बिगाड़ के उसका कुप्रबंधन कर दिया है। अगर हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था अच्छी बनी रहे तो हमें ध्यान देना होगा पृथ्वी के भूगोल पर। हम लोग जो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं जो अमानवीय कहलाई जा सकती हैं, उनको रोकना बहुत आवश्यक है। तो ये जो हमारा जो तिब्बत का जो प्लेटो है या पठार है, इसकी ऊंचाई बहुत अधिक बढ़ गई है। अब तीसरा पार्ट आप देख रहे हैं यहां पर कि ये 600 मीटर से ऊपर जितनी भी, जिनमें पीक्स हैं, जिनमें श्रेणियां हैं, जिनमें चोटियां हैं, वो सब पर्वतों के अंतर्गत आती हैं। अब यहां मैंने एक एग्जाम्पल दिया है हिमालय पहाड़ का, माउंटेन का। उसमें आप 3 रेंजेस देख रहे हैं। आप देखिए यहां पर जो पहली सबसे ऊंची जो है वो ग्रेटर हिमालय की है, फिर ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में वैली है, घाटी का प्रदेश। ये या ऊपर की पीक सारी की सारी हिम से ढकी हुई है, आच्छादित है। फिर मिडिल और शिवालिक के बीच में दून क्षेत्र है, जिसमें देहरादून और जितने भी हमारे अच्छे हेल्थ सेंटर या टूरिस्ट सेंटर हैं वो बसे हुए हैं। शिमला के साथ साथ दून, देहरादून, जितने भी हिल स्टेशंस हैं वो इन क्षेत्रों में बटे हुए हैं, दोनों जगह में स्थापित है। फिर शिवालिक के नीचे तराई वाला क्षेत्र है। तराई वाला क्षेत्र भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इन पर्वतीय श्रेणियों से, तीनों पर्वतीय श्रेणियों के जो कट के मलबा आता है वो इस हिमालय के तलहटी में या तली में जाके जमा कर दिया जाता है। इसको पर्वतपदीय क्षेत्र भी कहा जाता है। और ये बड़े बड़े बोल्डर्स के रूप में होता है, रेत के रूप में होता है, पत्थर के रूप में होता है, जो घूमते हुए आते हुए पानी के साथ गुड़कते हुए गोल हो जाते हैं। और इन्हीं क्षेत्र में डिपोजिशनल एल्यूवियल फैंस और एल्यूवियल कोन्स वगैरह बनते हैं। तो कई यहाँ पर नदी आके कई शाखाओं में बढ़ जाती है और आगे कई क्षेत्रों में तो ये अंडरग्राउंड जाते हुए बाहर की ओर, आगे की ओर बाहर निकलती है, तो एक नदी का रूप लेते हुए मैदानी क्षेत्रों में प्रभावित होती है। तो आप देखें कि मैदानों का, पठारों का और पर्वतों का हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल है। यह हमारे जीवन को, हमारी पृथ्वी को के ऊपर जो विभिन्नताएं बनाए रखते हैं, जिन्हें हम उच्चावच्च विभिन्नताओं के नाम से जानते हैं, अगर ये विभिन्नता ना हो तो पृथ्वी पर जो इतने रंग बिरंगे स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं, शायद ये नहीं देख पाते। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए कि ये पर्वत जो बनते हैं, तिब्बत के पठार के बारे में थोड़ा बता रहा था मैं आपको। तिब्बत का पठार सबसे बड़ा है, ये रूफ के रूप में माना जाता है और 2500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसकी जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर, मतलब एक बहुत बड़े भूभाग को घेरे हुए है। और इसकी विड्थ या चौड़ाई है वो 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है। और साथ में जो इसका एरिया है, आप एरिया पे ध्यान दीजिएगा, 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 1 मिलियन में 10 लाख के बराबर होता है। तो 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, क्षेत्रफल आप कह सकते हैं। और इसकी जो हाइट है वो 4.5 से 5 किलोमीटर तक है। सबसे ऊंचा पठार दुनिया का। और ये सबसे ऊंचा पठार क्यों बना, इसका कारण मैंने आपको बताया कि हमारी भारतीय प्लेट जब दक्षिण से आकर तिब्बत की प्लेट के नीचे धसी, क्योंकि हमारी भारतीय प्लेट भारी थी, इसलिए ये विवाद भी है। मैंने पूर्व के लेक्चर में भी आपको बताया था कि भारतीय प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट माना जाए या महासागरीय प्लेट माना जाए। तो मैंने ये सबमिशन किया कि इसको महाद्वीपीय कम महासागरीय प्लेट माना जाए, दोनों में ही इसकी गिनती की जाए। तो हमारी प्लेट ने, इस इंडियन प्लेट ने इस तिब्बतन रीजन्स को धक्का मार के इस पठार को और भी ज्यादा ऊंचाइयां प्राप्त कराई।
और इतनी अधिक ऊंचाइयां जो रूफ की तरह हमारे प्राचीन ग्रंथों में, भारतीय ग्रंथों में इस तिब्बत के पठार और पामीर की नोट के ऊपर, गांठ के ऊपर बहुत ही इसको बहुत पवित्र माना गया है। भारतीय हिंदू ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथ में इसको बहुत पवित्र माना गया है और ये पृथ्वी का सेंटर माना गया है। और इसको सुमेरु या मेरु पर्वत के नाम से भी बताया गया है। अब आप देखिए कि यहां पर मैंने यहां माउंटेन सिस्टम बताने का प्रयास किया। इधर थोड़ा गौर फरमाइए। माउंटेन सिस्टम, अब ये माउंटेन सिस्टम क्या है? ये माउंटेन सिस्टम 4 प्रकार के अलग अलग सिस्टम हैं, काल हैं, जिनसे होकर पृथ्वी पर 4 बार माउंटेन्स बने। हमारी पृथ्वी की जो उम्र है वो 4.6 बिलियन ईयर मानी जाती है, मानी गई है, या इसका जो मेजरमेंट्स है वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला है प्री कैम्बियन, यानी कि कैम्ब्रियन या प्री कैम्बियन काल जो है वो सबसे प्राचीन एरा है या सबसे प्राचीन है। इसमें जितने भी प्रकार के ग्रेट लेक्स वाले रीजन्स हैं और वहां से संबंधित पर्वत हैं, और फेनो स्कैंडिनेवियन पर्वत वगैरह जो हैं पुराने, सबसे पुराने, वो इसके अंतर्गत आते हैं। और हमारे अरावली पर्वत का भी निर्माण यहाँ प्रारंभ हो चुका था। कैम्ब्रियन तक आते थे, ये बहुत इन्होंने ऊंचाइयां प्राप्त कर ली। दूसरा काल है इसमें कैलिडोनियन। ये कैलिडोनिया एक स्कॉटलैंड में जगह है, वहां से लिया गया शब्द है कैलिडोनिया। अब इसके अंतर्गत एपेलेशियन, ब्राजिलाइट्स और हमारे अरावलीज आते हैं। मतलब इस कैलिडोनियन पीरियड तक आते आते अरावली ने अपनी संपूर्ण या उच्चतम ऊंचाइयां प्राप्त कर ली थी। और अरावली की ऊंचाइयां उस समय मैं आपको बताऊं कि हिमालय से भी ज्यादा थी, माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा यहां पर ऊंची पीक्स थी। लेकिन धीरे धीरे घिसते हुए ये अब एक अवशिष्ट पर्वतों की श्रेणी में आ गया है। कभी ये बारी हिमालय की भी आएगी। ये तो एक साइकिल है, चक्र है, वो चलता रहता है। तीसरा पार्ट है इसमें हर्सिनियन पर्वत का, जो हर्ष पर्वत से लिया गया है, जो जर्मनी में स्थापित है। ये इसमें आर्मेनियन, वर्सिनियन, ब्लैक फॉरेस्ट, यूराल और अल्टाई पर्वतों को सम्मिलित किया गया है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो हिमालय से संबंधित हैं, पठार, तिब्बत के पठार से संबंधित हैं, जैसे ह्यानशान और किंगॉन और नॉनशान जो पर्वत श्रेणियां हैं वो हर्सिनियन समय की है। और लास्ट जो सबसे नया है, जो अल्पाइन या टर्शरी पीरियड कहा जाता है, उसमें नए मोरदार पर्वतों का निर्माण हुआ। ये नए मोरदार पर्वत क्या है, कौन कौन से हैं? हिमालय, हमारा हिमालय, गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय। तो हिमालय हमारा बाप है और गंगा हमारी माँ है, और इन दोनों के बीच में गंगा ब्रह्मपुत्र का बहुत बड़ा मैदान है जो हमारा भरण पोषण कर रही है। और हिमालय पश्चिम उत्तर से आने वाली उन ठंडी ध्रुवीय पवनों को रोकने का कार्य करता है। बाप खड़ा है सीना तान के कैसे आ सकती है वो ध्रुवीय ठंडी पवनें हमारे बच्चों के पास, मैं रोकूंगा उसको। इसलिए हिमालय और गंगा या इससे संबंधित जितने भी ये स्थल रूप हैं, इनको हमने देवताओं की तरह पूजा है। भारत को भी हम भारत माँ बोलते हैं, भारत माँ, क्योंकि माँ का क्या रोल था? माँ ये मतलब नहीं है कि जिसके पेट से हम आ रहे हैं वही माँ है। जो हमारा लालन पालन कर रही है, जो हमारा भरण पोषण कर रही है, गाय को भी हम माता बोलते हैं, क्योंकि अपनी स्वयं की माता के बाद में अगर हम किसी का दूध पीते हैं तो वो गाय है। भैंस का दूध भी बाद में आया, पहले गाय। और गाय के दूध को सबसे पवित्र माना गया है। इसका कारण क्या है कि इसमें जो प्रोटीन्स और विटामिन्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो हैं, वो मनुष्य के लिए, मनुष्य के शरीर के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए सबसे अच्छे पाए गए हैं। इसलिए कहा गया कि सफेद गाय या किसी भी गाय का जो दूध इस्तेमाल करते हैं, भारतीय गाय हो, वो बाहर की जर्सी वगैरह नहीं, भारतीय गाय। तो पुराने समय में पर्वतों को, पठारों को, नदियों को एक देवता के रूप में माना गया। देवता मतलब क्या है? जो आपको कुछ दे रहा है, देवता।
दे रहा है। राक्षस मतलब क्या? जो आपसे कुछ छीन रहा है। तो आप सोचिए कि अपने को देवता बनना है या राक्षस बनना है। तो निश्चित रूप से आप सब लोगों को जवाब होगा कि हमें तो देवता बनना है सर, हम दुनिया को, समाज को कुछ देना चाहते हैं। और यही काम हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता ने किया। दुनिया को चुपचाप इतना कुछ दे दिया, बिना शोर गुल्ले से, किसी प्रकार का पैटर्न नहीं कराना, किसी प्रकार का, जो है वो सबके लिए है। पृथ्वी सबके लिए है, इसके संसाधन सबके लिए हैं, किसी एक दो व्यक्ति के लिए नहीं, ये सबके लिए समान है। सब पृथ्वी ने या प्रकृति ने सबको समान अवसर दिए हैं। अपने बच्चों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है, और भेदभाव नहीं किए जाने के कारण से ही हम सभी भारतीय लोग भारत को भारत माता बोलते हैं। इसलिए हम कहते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, कि मां तुझे सजदा करता हूं, सलाम करता हूं, तेरी प्रार्थना करता हूं, तेरी पूजा करता हूं, जैसे हम अपनी मां, खुद की मां की पूजा करते हैं। अब कहते हैं ना ये कि मानो तो पत्थर में भी भगवान है, और ना मानो तो लोग अपने माँ बाप का भी अनादर करते हैं ना। तो आप सोचिए कि आपको क्या बनना है। तो ये चौथा जो पीरियड है जो अल्पाइन का, इसमें हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज, काकेशियंस और जैग्रोस पर्वत बने। एटलस भी इसमें सम्मिलित है, अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में। कई प्रकार के जो नए पर्वत, बिल्कुल नए पर्वत जो बने हैं। और अभी जो चौथे के बाद में या टर्शरी या अल्पाइन के बाद का जो पीरियड है, एक शांत पीरियड है। हर पर्वत उत्थान की घटना के बाद, हर पर्वत निर्माण की घटना के बाद में एक शांत काल आता है। और ये शांत काल किस लिए होता है? अगले पर्वत निर्माण की तैयारियों के लिए। इनमें जो भूसन्नतियां बनती हैं आसपास, उन भूसन्नतियों में दोनों तरफ से मलबा जमा होता रहता है, और प्लेट्स के मूवमेंट्स के कारण से मलबा दबकर, संकुचित होकर ऊपर की ओर उठता है, और एक भारी प्लेट नीचे की ओर धसकती है, और मेंटल में जाकर उसका निचला पोर्शन मेल्ट हो जाता है, द्रवित अवस्था में चले जाता है, और वहां से जो स्टीम निकलती है, वहां से जो ऊर्जा निकलती है, वो उस ऊपर वाले क्षेत्र को और भी ज्यादा ऊपर उठाने का प्रयास करती है। जैसे इंडियन प्लेट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। इंडियन प्लेट जो तिब्बतन प्लेट के नीचे जा रही है, और आज भी चलायमान है। आज भी हिमालय और नए पर्वतों की ऊंचाइयां बढ़ रही हैं, खत्म नहीं हुई है। तो हमारे हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। जो कभी हम पढ़ते थे कि 8,848 मीटर, जो नया सर्वेक्षण 2002 में नेशनल ज्योग्राफी यूएसए ने किया गया था, तो नया मेजरमेंट निकला 8,850, यानी कि 2 मीटर ऊंचाई बढ़ गई। अब इस पे इसके हिम की ऊंचाई भी इसमें सम्मिलित है। हिम जो जमी हुई है, कई सौ मीटर की जो हिम ऊपर जमी हुई है, ये ऊंचाई भी इसमें सम्मिलित है, ध्यान रखिएगा, ये हटा के नहीं है, उसकी ऊंचाई भी उसमें सम्मिलित है। और अगर ये कल्पना करें हम कि इन हिमालय पर्वतों से या एवरेस्ट से ये सारी की सारी हिम पिघल जाए, तो ये ऊंचाई कम हो जाएगी, कम से कम भी नहीं तो 1-1.5 किलोमीटर कम हो जाएगी। इतनी ज्यादा गहराई में वहां पर हिम का जमाव है, और पूरे साल रहता है, हमेशा पूरे वर्ष पर्यंत -40-50 डिग्री सेंटीग्रेड वहां पर बना रहता है। और विशेषकर शीतकाल में तो ये बहुत बहुत कम हो जाता है, 60-70 तक पहुंच जाता है, और बहुत ठंडी तूफानी हवाएं चलती हैं, एवलांच वगैरह होते हैं। जैसे स्थलीय भागों पर लैंडस्लाइड्स होते हैं, वैसे ही हिमालय वाले क्षेत्रों में जो हिम जो होती है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण से या टेम्परेचर बढ़ने के कारण से एकदम नीचे की ओर दौड़ती है, और वहां से तूफान एवलांच के रूप में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये 4 युग मैंने आपको अलग अलग बताए। अब ये जो हमारी पृथ्वी पर ये जो प्राइमरी लैंडफॉर्म्स हैं, इन्हें हम प्राइमरी लैंडफॉर्म्स भी कहते हैं, जो जिनमें मैदान, पठार, पर्वत, और इनके ऊपर जो विभिन्न किस्म के एजेंट्स काम कर रहे हैं। वो एजेंट्स कौन कौन से हैं? नदी, बहता हुआ जल, रनिंग वाटर,
वर्षा का जल, पवने, महासागरीय लहरें, हिमानी जो चल रही है, हालांकि उनका बहुत स्लो मूवमेंट होता है लेकिन बहती है, उनमें भी फ्लो होता है, वो भी अपने एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर प्रभावित होती है। इनके कारण से अपर्दन होता है और अपर्दन के कारण से जो मूल चट्टानें होती हैं वो कटकर प्रभावित होकर या परिवर्तित होकर अन्य स्थानों पर निक्षेपित कर दी जाती है। तो इस अपर्दन और निक्षेपण के खेल में भी कई प्रकार के इंटरनल स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिन्हें हम लैंडफॉर्म्स कहते हैं। जैसे हिम से बनने वाले लैंडफॉर्म्स, अपर्दन और निक्षेप दोनों इसमें शामिल हैं। पवनों से बनने वाले लैंडफॉर्म्स या स्थल रूप, पानी से या नदियों से बनने वाले अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक लैंडस्केप या स्थल रूप, और अंडरग्राउंड वाटर भी कई प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, कई प्रकार के स्थल रूपों, गुफाओं का, और स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट वगैरह, कॉलम्स वगैरह का, युवाला का, कई प्रकार की घाटियों का निर्माण करते हैं, विशेषकर चूने की पत्थर की चट्टानों में, क्योंकि वो कोमल होती हैं और साथ ही उसमें चूना होता है, और चूना जब पानी के साथ क्रिया करता है तो उसकी जो घोलन क्रिया जो होती है, घुलनशीलता होती है, वो अधिक बढ़ जाती है, जिससे अपर्दन ज्यादा होता है। तो हमारे पूरी पृथ्वी एक प्रकार से बहुत ही यूनिक ग्रह के रूप में है, जो ज्योग्राफिकली भी जीवित है और जियोलॉजिकली भी जीवित है, भौगोलिक रूप से भी जीवित है और भौगोलिक दृष्टि से भी जीवित है। क्यों? क्योंकि आंतरिक भाग बहुत गर्म है और चलायमान है, इसमें मूवमेंट्स होते रहते हैं, जिससे आंतरिक शक्तियां बनती हैं और वो स्थलीय भाग को एस्ट्रोनोस्फीयर से ऊपर की ओर उठकर विभिन्न दिशाओं में चलायमान करती हैं। कोई भाग ऊपर उठ जाते हैं, कोई भाग नीचे चले जाते हैं, भ्रंश वगैरह, दरारें वगैरह पड़ जाती हैं, क्रैक्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं। और जल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहां पर जो जीवन है वो जल मूलक, ऐसा नहीं है कि कहीं और भी अगर जीवन होगा तो वो जल मूलक ही होगा। हो सकता है वो मीथेन मूलक हो सकता है वो CO2 मूलक हो सकता है वो कोई और द्रवीय पदार्थ हो, उस प्रकार का मूलक या बेस्ड हो। तो आज मैंने आपको इस लेक्चर में पृथ्वी की जो मूल स्थल रूप है, उच्चावच, जिसे हम प्राथमिक उच्चावच भी बोलते हैं, उनके बारे में बताया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।